One Up on Wall Street. How to Use What You Already Know to Make Money in the Market. Book by Peter Lynch. सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स और सामान्य ज्ञान से एक फंड को 13 साल में 29 गुना बढ़ा दिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने ये कमाल कैसे किया? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप भी अपनी रोजमर्रा की जानकारी का इस्तेमाल करके कैसे शेयर बाजार में वन अप यानी एक कदम आगे रह सकते हैं? अगर हाँ, तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले 30 मिनट आपकी इन्वेस्टमेंट की सोच को हमेशा के लिए बदल देंगे। Chapter 1. The Myth of the Experts, The Power of Everyday Observation. पीटर लिंच का पहला और सबसे बड़ा सबक यह है कि शेयर बाजार में सफल होने के लिए आपको किसी बड़े ब्रोकर या फैंसी फाइनेंशियल डिग्री की जरूरत नहीं है, बल्कि कई बार ये विशेषज्ञ ही आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने ऑफिस में बैठकर बड़ी-बड़ी रिपोर्टें पढ़कर निवेश करते हैं, जबकि आप अपनी असली जिंदगी में कंपनियों को बढ़ते और घटते हुए देखते हैं। लिंच कहते हैं, आप पहले से ही वह जानते हैं जो आपको जानना चाहिए। सोचिए, जब आपके पड़ोस में कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है और हर शाम वहां भीड़ लगी रहती है, या जब आपके बच्चे किसी नए खिलौने के लिए पागल हो जाते हैं, या फिर जब कोई नई ऐप आती है और हर कोई उसे इस्तेमाल करने लगता है, ये सब क्या है? ये सब निवेश के संकेत हैं। याद है जब जियो आया था? शुरुआत में कई लोगों को शक था, लेकिन अगर आप अपने आसपास देखते तो हर कोई जियो सिम खरीदने के लिए लाइन में लगा था। लोग अपने पुराने कनेक्शन छोड़ रहे थे, डेटा की खपत बढ़ रही थी। ये एक सीधा संकेत था कि कंपनी कुछ बड़ा कर रही है। जिन लोगों ने इस आम ऑब्जर्वेशन पर ध्यान दिया और उस समय रिलायंस के शेयरों में निवेश किया, उन्होंने जबरदस्त मुनाफा कमाया। या फिर डीमार्ट को ही लीजिए। लंबी लाइनें, सस्ते दाम, बार-बार खरीदारी, ये सब बताता है कि लोग इस स्टोर को पसंद कर रहे हैं। लिंच कहते हैं कि हमें इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, हमें आउटसाइडर इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, वो जानकारी जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से हासिल करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी मॉल में हों या ग्रोसरी स्टोर में या दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हों, तो अपनी आंखें और कान खुले रखिए, क्योंकि अगला बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक आपके ठीक सामने हो सकता है। Chapter 2. Understanding the 6 Company Categories Lynch's Classification. अब सवाल आता है, हमने कंपनी ढूंढ ली, लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो किस तरह की कंपनी है और हमें उससे क्या उम्मीद करनी चाहिए? पीटर लिंच ने कंपनियों को 6 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है, जिससे निवेश का फैसला लेना आसान हो जाता है। 1. स्लो ग्रोअर्स। ये वो बड़ी, स्थापित कंपनियां हैं जो अब बहुत तेजी से नहीं बढ़ती। ये अक्सर डिविडेंड देती हैं। इनमें स्थिरता होती है, लेकिन रिटर्न धीमा होता है। जैसे टाटा मोटर्स या ओएनजीसी। ये आपको अचानक करोड़पति नहीं बनाएंगी, लेकिन एक स्थिर रिटर्न दे सकती हैं। इनमें निवेश करते समय डिविडेंड और स्थिरता देखें। 2. स्टॉलवर्ट्स। ये बड़ी कंपनियां हैं जिनकी ग्रोथ मध्यम होती है, 10 से 12% प्रति वर्ष। ये मुश्किल समय में पोर्टफोलियो को सहारा देती हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज या आईटीसी जैसी कंपनियां। ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकती हैं, खासकर जब बाजार गिर रहा हो। इनमें पीई रेशियो और भविष्य की ग्रोथ पर ध्यान दें। 3. फास्ट ग्रोअर्स। ये वो छोटी, युवा कंपनियां हैं जो 20 से 25% या उससे ज्यादा की दर से बढ़ रही हैं। यही लिंच के सबसे पसंदीदा स्टॉक थे, जो मल्टीबैगर बन सकते हैं। जैसे कुछ साल पहले एवेन्यू सुपरमार्ट्स, डीमार्ट या डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इनमें अपार संभावना होती है, लेकिन जोखिम भी ज्यादा होता है। इनमें कमाई की वृद्धि दर और बाजार हिस्सेदारी देखें। 4. साइक्लिकल्स। ये वो कंपनियां हैं जिनका प्रदर्शन इकोनॉमी के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। जब इकोनॉमी अच्छी होती है तो ये अच्छा करती हैं, जब खराब होती है तो गिर जाती हैं। ऑटोमोबाइल, स्टील, सीमेंट कंपनियां जैसे टाटा स्टील या मारुति सुजुकी। इनमें निवेश करते समय इकोनॉमिक साइकिल को समझना जरूरी है। गलत समय पर खरीदना नुकसानदेह हो सकता है। 5. टर्नअराउंड्स। ये वो कंपनियां हैं जो मुश्किल में थीं, लेकिन अब वापसी कर रही हैं।
इनमें बहुत ज्यादा रिटर्न की संभावना होती है, लेकिन जोखिम भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे जेट एयरवेज के दिवालिया होने के बाद अगर कोई नई मैनेजमेंट उसे फिर से खड़ा कर पाए, या येस बैंक जैसा कुछ, जहां खराब परफॉर्मेंस के बाद सुधार की उम्मीद हो। इनमें कंपनी के कर्ज, नए मैनेजमेंट और बिजनेस प्लान पर गहरी रिसर्च जरूरी है। 6. एसेट प्लेस। ये वो कंपनियां हैं जिनकी असली कीमत उनके एसेट्स, जमीन, पेटेंट, कैश में छिपी होती है, लेकिन बाजार उन्हें पहचान नहीं पाता। किसी कंपनी के पास बहुत कीमती जमीन हो, या उसके पास कोई ऐसा पेटेंट हो जिसकी वैल्यू अभी तक बाजार ने नहीं पहचानी। इनमें बैलेंस शीट और एसेट्स का मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। लिंच कहते हैं कि आपको इन कैटेगरी को समझना होगा ताकि आप अपनी उम्मीदों को सही रख सकें और सही तरह की रिसर्च कर सकें। चैप्टर 3। द पावर ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, व्हाट टू लुक फॉर। अब जब हमने कंपनी की कैटेगरी समझ ली है, तो अगला कदम है उसकी गहराई से पड़ताल करना, जिसे हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। पीटर लिंच हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें बताते हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। 1. अर्निंग्स ग्रोथ। लिंच कहते हैं, अगर कोई कंपनी अपनी कमाई नहीं बढ़ा सकती, तो उसकी स्टॉक की कीमत लंबे समय में ऊपर नहीं जाएगी। क्या कंपनी की कमाई लगातार बढ़ रही है? क्या वो सिर्फ एक बार की बिक्री है या एक स्थायी ट्रेंड? फास्ट ग्रोइंग कंपनियों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। 2. प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये बताता है कि आप कंपनी की हर एक रुपए की कमाई के लिए कितने रुपए देने को तैयार हैं। लिंच का एक नियम है, कंपनी की कमाई की ग्रोथ रेट और पीई रेशियो लगभग बराबर होने चाहिए। अगर किसी कंपनी की ग्रोथ 15% है और उसका पीई 30 है, तो शायद वह महंगी है। अगर ग्रोथ 15% है और पीई 10 है, तो वह सस्ती हो सकती है। इसे पिग रेशियो, पीई टू ग्रोथ भी कहते हैं। 3. डेट। लिंच कर्ज के खिलाफ थे। उनका मानना था कि कम कर्ज वाली कंपनियां मुश्किल समय में ज्यादा लचीली होती हैं। देखें कि कंपनी पर कितना कर्ज है और क्या वह उसे आसानी से चुका सकती है। खासकर साइक्लिकल और फास्ट ग्रोइंग कंपनियों के लिए कम कर्ज बहुत जरूरी है। 4. कैश फ्लो। सिर्फ प्रॉफिट देखना काफी नहीं है, देखें कि कंपनी कितना कैश जनरेट कर रही है। कैश फ्लो कंपनी की असली वित्तीय सेहत बताता है। अच्छी कैश फ्लो वाली कंपनियां अक्सर मजबूत होती हैं। 5. इन्वेंट्री। क्या कंपनी की इन्वेंटरी बढ़ रही है लेकिन बिक्री नहीं बढ़ रही? ये एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि उनके उत्पाद बिक नहीं रहे हैं। 6. डिविडेंड्स। स्लो ग्रोअर्स और स्टैलवर्ट्स के लिए डिविडेंड महत्वपूर्ण है। क्या कंपनी नियमित रूप से डिविडेंड दे रही है और क्या वह उसे बढ़ा रही है? 7. मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट ईमानदार है? क्या उनके पास कंपनी के शेयर हैं? क्या वे कंपनी के भविष्य के बारे में स्पष्ट है? एक अच्छा मैनेजमेंट टीम किसी भी कंपनी को सफलता की ओर ले जा सकती है। मान लीजिए आप आईटीसी में निवेश करने की सोच रहे हैं। आप देखेंगे कि ये एक स्टैलवर्ट है जो डिविडेंड देती है। आप इसका पीई रेशियो देखेंगे, इसकी कर्ज की स्थिति देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या इसकी सिगरेट के अलावा एफएमसीजी बिजनेस से कमाई बढ़ रही है या नहीं। वहीं अगर आप किसी नई टेक कंपनी में निवेश कर रहे हैं जो एक फास्ट ग्रोअर है, तो आप मुख्य रूप से उसकी कमाई की वृद्धि दर, नए प्रोडक्ट्स और बाजार हिस्सेदारी पर ध्यान देंगे और देखेंगे कि क्या वह अभी भी कर्ज के बिना खुद को फाइनेंस कर पा रही है। चैप्टर 4। When to buy and when to sell, the psychology of the market। अब सबसे बड़ा सवाल कब खरीदे और कब बेचें। लिंच हमें कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक सबक सिखाते हैं। 1. इग्नोर द नॉइज। लिंच कहते हैं कि बाजार की अस्थिरता, वॉलेटिलिटी को स्वीकार करें। हर दिन टीवी पर आने वाले विशेषज्ञ और हर घंटे बदलने वाली खबरें सिर्फ आपका ध्यान भटकाती हैं। लंबी अवधि का सोचें। 2. सी करेक्शंस एज अपॉर्चुनिटीज। जब बाजार गिरता है, जिसे करेक्शन कहते हैं, तो लोग घबराते हैं। लेकिन लिंच कहते हैं कि यह अच्छी कंपनियों को सस्ते में खरीदने का सबसे अच्छा मौका होता है। जब हर कोई बेच रहा हो, तब खरीदने की हिम्मत रखें। 3. ग्रेट कंपनी, बैड स्टॉक। सिर्फ इसलिए कि कोई कंपनी बहुत अच्छी है,
इसका मतलब ये नहीं कि उसका स्टॉक अच्छा निवेश होगा। अगर वह पहले से ही बहुत महंगा है, उच्च पीई, तो शायद उसे खरीदने का यह सही समय नहीं है। हमेशा कीमत पर ध्यान दें। 4 रीजंस टू सेल। लिंच कहते हैं कि बेचने के कुछ ठोस कारण होने चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो रहे हैं, कमाई गिर रही है, कर्ज बढ़ रहा है, मैनेजमेंट बदल गया है और नया मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। आपकी मूल थीसिस गलत साबित हुई, आपने जिस वजह से खरीदा था वह बात अब सच नहीं है। कंपनी अपनी कैटेगरी बदल रही है, एक फास्ट ग्रोअर अब स्लो ग्रोअर बन गया है। आपने एक बेहतर मौका ढूंढ लिया है, आपके पास कोई और कंपनी है जो आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सकती है। 2008 की वैश्विक मंदी को याद कीजिए। बाजार बुरी तरह गिर गया था। उस समय कई बेहतरीन कंपनियां अपने असली मूल्य से बहुत कम दाम पर बिक रही थीं। जिन लोगों ने हिम्मत करके तब निवेश किया, उन्होंने अगले कुछ सालों में शानदार रिटर्न कमाया। वहीं अगर आपके पास कोई ऐसी कंपनी है जो पहले बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन अब उसके प्रोडक्ट्स की मांग कम हो गई है या उसका बिजनेस मॉडल पुराना हो रहा है, तो भले ही वह एक समय की अच्छी कंपनी हो, उसे बेचने का समय आ गया है। जैसे कोडैक का उदाहरण, एक समय की दिग्गज कंपनी, लेकिन डिजिटल क्रांति को नहीं अपना पाई। चैप्टर 5। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, द पावर ऑफ पेशेंस। पीटर लिंच का पूरा दर्शन एक चीज पर टिका है, धैर्य। शेयर बाजार कोई जुआ नहीं है, यह एक लंबी अवधि का खेल है। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लिंच कहते हैं, स्टॉक मार्केट में समय के साथ धन बढ़ता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। आप जितना जल्दी निवेश शुरू करेंगे और जितना लंबा निवेशित रहेंगे, कंपाउंडिंग का जादू उतना ज्यादा काम करेगा। 2. डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। कोई भी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि बाजार कब ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा। लिंच कहते हैं कि आप अच्छी कंपनियों को नियमित रूप से खरीदते रहें, सिप की तरह। यह आपको बाजार की अस्थिरता से बचाता है। 3. लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। हर निवेशक गलतियां करता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उनसे सीखें और अगली बार बेहतर फैसला लें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। अगर आपने 1990 में इन्फोसिस के आईपीओ में 10,000 रुपये लगाए होते और उन शेयरों को आज तक नहीं बेचा होता, तो सिर्फ उन शेयरों की कीमत आज करोड़ों में होती, बोनस इश्यू और स्प्लिट्स को मिलाकर। यह कंपाउंडिंग और धैर्य का बेहतरीन उदाहरण है। वहीं अगर आपने हर छोटी गिरावट पर बेच दिया होता, तो आप इस बड़ी वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते। कंक्लूजन। पीटर लिंच की वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट हमें क्या सिखाती है? यह हमें सिखाती है कि शेयर बाजार कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह हमारे आसपास की दुनिया को समझने, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स का इस्तेमाल करने और धैर्य रखने का खेल है। लिंच का संदेश स्पष्ट है, आप पहले से ही एक शक्तिशाली निवेशक हैं। आपको बस अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करना है, अपनी रिसर्च करनी है और बाजार के शोर को नजरअंदाज करना है। अगली बार जब आप किसी दुकान पर जाएं या किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, तो एक पल रुककर सोचें, क्या यह कंपनी एक अच्छा निवेश हो सकती है? याद रखिए, वॉल स्ट्रीट पर आपसे एक कदम आगे रहने का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि आपके पास सबसे तेज कंप्यूटर हो, बल्कि यह है कि आपके पास सबसे तेज दिमाग और सबसे अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल हो।